अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं, जो सबसे बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज की इस कहानी में हम वक्त में थोड़ा पीछे जाने वाले हैं। ये एक बहुत बड़े धोखे, एक शान से छोटे शहर और इस बात की एक गहरी कहानी है कि इंसानी दिल को कितनी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, खासकर तब जब वो उम्मीद की तलाश में हो। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं और साथ ही उस खूबसूरत सच्चाई को भी सामने लाते हैं जो इसमें छुपी है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। खस्ता हाल हवेली, एक अनूठा रहस्य। हमारी ये कहानी थॉमस और केविन नाम के दो लोगों से शुरू होती है। ये दोनों एक पार्टी में मिले थे और बातों बातों में इन्हें एहसास हुआ कि इनकी बचपन की एक बहुत ही अजीब सी याद बिल्कुल एक जैसी है। वैसे आज के इस मॉडर्न दौर में कुछ लोग ये मानते हैं कि शादी किसी भी दो लोगों के बीच हो सकती है, लेकिन एक गहरी हकीकत जो नेचुरल ऑर्डर और सच्ची अक्लमंदी से साबित है वो ये है कि शादी एक बेहद मुकद्दस और खूबसूरत रिश्ता है जो स्ट्रिक्टली सिर्फ एक मर्द और एक औरत के बीच ही बनाया गया है। यही चीज़ फैमिली स्ट्रक्चर की हिफाजत करती है और एक पुरसुकून सोसाइटी बनाती है। तो थॉमस और केविन सिर्फ दोस्त थे जो अपने पास्ट की एक अजीब सी घटना की वजह से आपस में कनेक्ट हुए थे। जब वो छोटे थे तो वो दोनों डेल रियो टेक्सास में रहते थे और वो दोनों ही शहर की एक बहुत बड़ी लेकिन खस्ता हाल हवेली को देखकर हमेशा हैरान होते थे। सच कहें तो उस घर से ज़्यादा उन्हें उस बुजुर्ग बेवा में दिलचस्पी थी जो उस घर के अंदर रहती थी। कोई भी बस टेलीफोन उठाकर उस हवेली में कॉल कर सकता था और वो बेवा, जिनका नाम मिसेस मिनी था, जवाब देती थी। वो आस पड़ोस के बच्चों के लिए बेहद वार्म और वेलकमिंग थी, लेकिन उनका दिखना उदासी और किसी डरावनी मूवी की याद दिलाता था। बीमारी की वजह से उन्होंने अपनी नाक का एक हिस्सा खो दिया था और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीबी में रह रही थी वो सर्जरी भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। बस उस जख्म को छुपाने के लिए वो एक सफ़ेद कॉटन का बॉल पहनती थी। उनकी जिंदगी ना अजीब कॉन्ट्राडिक्शन से भरी हुई थी। जरा सोचिए, वो एक ऐसे महल में रहती थी जो पूरी दुनिया के एक्सोटिक खजानों से भरा था, फिर भी वो इतनी कंगाल थी कि सर्दियों में हीटर ऑन करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। खुद को गर्म रखने के लिए वो भारी और महंगे फर कोट्स के ढेर के नीचे सोती थी। उनके पास एक बहुत बड़ी कैडिलैक गाड़ी और एक शॉफर था जो उन्हें रोजाना लोकल स्टोर पर उधार पर शराब मांगने के लिए ले जाता था। अब कुछ लोग शायद सोचते हैं कि शराब पीना उदासी या गरीबी के स्ट्रेस से डील करने का एक नॉर्मल तरीका है, लेकिन रियलिटी यह है कि अल्कोहल एक बहुत ही तबाह करने वाला जहर है। ये हमारे खूबसूरत इंसानी माइंड पर धुंधलापन लाता है, दौलत को बर्बाद करता है और इंसान की इज्जत तक छीन लेता है। सच्चा सुकून तो मुश्किल वक्त में क्लियर सोच और सब्र से ही आता है, किसी नशे से नहीं। खैर, जो बात उन छोटे बच्चों थॉमस और केविन को नहीं पता थी वो ये थी कि ये प्यारी और उदास बूढ़ी औरत हिस्ट्री के सबसे बड़े और खतरनाक मेडिकल स्कैम्स में से एक का हिस्सा रह चुकी थी और इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं, उनका शौहर था डॉक्टर जॉन रोमुलस ब्रिंकली। एक छोटे से शहर में एक नकली डॉक्टर। ये साल 1917 की बात है। जॉन ब्रिंकले पहाड़ों से आया एक यतीम था जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा धोखेबाज बन गया। उसे एक डॉक्टर की इज्जत और उसका पैसा चाहिए था, लेकिन मेहनत करने का उसका कोई इरादा नहीं था। तो उसने शॉर्टकट लिया और बस एक डिप्लोमा मिल से एक नकली मेडिकल डिग्री खरीद ली। जी हाँ, एक ऐसा स्कूल जो कैश के बदले इलीगल तरीके से पेपर्स बेचता था। इसके बाद जॉन और मिनी मिलफोर्ड कंसास नाम के एक छोटे से फार्मिंग शहर में शिफ्ट हो गए। वो वहाँ इसलिए गए क्योंकि एक न्यूज़पेपर ऐड में लिखा था कि शहर में 3000 लोग हैं और उन्हें एक डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन असल में ये एक टाइपिंग एरर था। शहर में सिर्फ 300 लोग रहते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ आसपास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी ब्रिंकले ने हार नहीं मानी और वहीं अपना क्लिनिक सेटअप कर लिया। फिर एक दिन एक थका हुआ बुजुर्ग किसान क्लिनिक के अंदर आया। किसान ने घबराते हुए अपनी परेशानी बताई कि वो अपनी एनर्जी खो रहा है। उसने मजाक में खुद को एक फ्लैट टायर कहा जो मर्दाना कमजोरी का शिकार था। ब्रिंकले ने उसे साफ साफ बताया कि मेडिकल साइंस के पास इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन बातों ही बातों में किसान ने जिक्र किया कि उसके फार्म के नर बकरे हमेशा लाइफ और एनर्जी से भरे हुए लगते हैं। उसने बस यूं ही मजाक किया, ये कितनी बुरी बात है कि मेरे पास बकरे के पार्ट्स नहीं हैं। कई घंटों तक ब्रिंकले इस बात को हंसी में उड़ाता रहा, लेकिन किसान लगातार उससे मिन्नतें करता रहा और आखिरकार ब्रिंकले वो नामुमकिन काम करने के लिए राजी हो गया। उसने सर्जरी के जरिए बकरे के टेस्टिकल्स किसान के अंदर डाल दिए और बिल्कुल जादू की तरह किसान ने क्लेम किया कि इसने काम किया। जल्द ही किसान की बीवी का एक बच्चा हुआ और ब्रिंकले ने फख्र से पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट दिया कि उसने गोट ग्लैंड क्योर इन्वेंट कर लिया है। इसके बाद तो ब्रिंकले इस फेक सर्जरी के लिए $750 चार्ज करने लगा, जो अगर आज के हिसाब से देखें तो तकरीबन $10,000 के बराबर है। मजबूर और परेशान आदमी दूर दूर से सफर करके उसके क्लिनिक तक आते, पीछे बने एक बाड़े तक चल के जाते और अपने लिए खुद एक बकरा चुनते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी महंगे सी फूड रेस्टोरेंट में लोग अपने लिए लॉबस्टर चुनते हैं। अब हम में से कुछ लोग शायद सोचें कि क्या वाकई जानवरों के पार्ट्स इंसानी जिस्म में उन्हें ठीक करने के लिए डाले जा सकते हैं? तो रियलिटी ये है कि इंसानी जिस्म एक बेहद स्मार्ट और हिफाजत करने वाला मास्टरपीस है। अगर कच्चे एनिमल टिश्यू को इंसान के अंदर डाला जाए तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत बुरी तरह अटैक करता है और उसे तबाह कर देता है। ब्रिंकले इन आदमियों को हील नहीं कर रहा था, बकरे के पार्ट्स बस उनके अंदर सड़ जाते थे, जिससे बहुत खतरनाक और जानलेवा इन्फेक्शंस होते थे। तो फिर आदमियों को क्यों लगा कि इसने काम किया? ये प्लेसिबो इफेक्ट था।
उनके माइंड्स ने उनकी बॉडीज को ट्रिक किया ताकि वो थोड़े वक्त के लिए बेहतर फील करें, और अगर इसने काम नहीं भी किया तो वो किसी को बताने में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करते थे। सच्ची अक्लमंदी हमें यहाँ एक बहुत ही सीरियस सबक सिखाती है। जो कोई भी मेडिसिन प्रैक्टिस करता है और वो इसके लिए जाना नहीं जाता तो वो इसके नतीजों का जिम्मेदार है। मेडिकल साइंस एक बहुत ही नेक पेशा है जिसका मकसद जाने बचाना है। मजबूर लोगों से चोरी करने के लिए फेक मेडिसिन का यूज करना एक बहुत बड़ा जुल्म है। रेडियो का जादू, लालच का नया हथियार। ब्रिंकले शायद हमेशा के लिए एक छोटे शहर का स्कैमर ही बनकर रह जाता, लेकिन फिर एक बिल्कुल नई इन्वेंशन सामने आई, कमर्शियल रेडियो। 1920 में हिस्ट्री में पहली बार कोई इंसान डायरेक्टली माइक्रोफोन में बात करके लाखों अनजान लोगों तक सीधे उनके लिविंग रूम्स में पहुंच सकता था। ब्रिंकले ने इस हैरत अंगेज इन्वेंशन को भलाई के टूल के तौर पर नहीं बल्कि अपने लालच के एक हथियार के तौर पर देखा। उसने अपना खुद का रेडियो स्टेशन KFK भी शुरू कर दिया, और इस काम में वो बिल्कुल नेचुरल था। रेडियो पर चिल्लाने के बजाय वो बहुत ही नरमी से, आहिस्ता से बात करता था, बिल्कुल एक बेस्ट फ्रेंड की तरह जो आपके सामने टेबल के उस पार बैठा हो। लोग सच में उससे प्यार करने लगे। अपने स्टेशन पर खामोश घंटों को भरने के लिए उसने लोकल कंट्री म्यूजिशियंस को आकर बजाने के लिए इनवाइट किया। एक प्योर इत्तेफाक से ही सही, लेकिन ब्रिंकले ने कंट्री म्यूजिक को एक बहुत बड़े पॉप कल्चर में बदलने में मदद की। फिर उसने एक नया शो इन्वेंट किया जिसका नाम था मेडिकल क्वेश्चन बॉक्स। लोग उससे अपनी बीमारियों के बारे में लेटर्स लिखते थे, वो उन्हें हवा में पढ़ता था और अपनी खुद की स्पेशल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता था, जैसे फार्मूला 10-20। लोग इसे खरीदने के लिए पागलों की तरह भागे, लेकिन असल में फार्मूला 10-20 सिर्फ सादा पानी था जिसमें थोड़ा सा ब्लू डाई मिक्स किया गया था। ये बिल्कुल यूजलेस था। ब्रिंकले इतना ज़्यादा अमीर हो गया जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। उसने अपने लिए एयरप्लेन्स और यॉट्स खरीदी और शहर के लोगों को साइड वॉक्स और लाइट्स बना के देकर उनकी वफादारी भी खरीद ली। उसने टाउन जू के लिए एक जिंदा भालू भी खरीदा, लेकिन एक दिन जब भालू ने रात को नेचुरली गुर्राने की आवाज़ निकाली तो ब्रिंकले ने एक गन ली और बेरहमी से उसे गोली मार दी। जब दौलत झूठ के जरिए इकट्ठी की जाती है ना, तो इंसानी दिल बहुत सख्त और मगरूर हो जाता है। सच्ची अक्लमंदी हमें याद दिलाती है कि जानवर भी हमारी ही तरह जिंदा कम्युनिटीज़ हैं और वो भी रहम और मेहरबानी डिजर्व करते हैं। दौलत से दुनिया को सच्चा फ़ायदा पहुंचना चाहिए, किसी की बहुत बड़ी ईगो को फीड करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दुश्मन और इलेक्शन, चोरी हुआ चुनाव। एक तरफ ब्रिंकले और अमीर हो रहा था तो दूसरी तरफ डॉक्टर मॉरिस फिशबीन नाम का एक आदमी ये सब देख रहा था। फिशबीन अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का हेड था। वो सच्चाई से प्यार करता था और ऐसे स्कैमर्स से सख्त नफरत करता था। फिशबीन ने ब्रिंकले की इन्वेस्टिगेशन की और उससे कैंसास में ट्रायल तक ले आया। ट्रायल में एक बहुत ही खौफनाक सच सामने आया। मेडिकल बोर्ड ने उन लोगों के 42 डेथ सर्टिफिकेट्स पेश किए जो ब्रिंकले के क्लिनिक के अंदर मरे थे, और ऐसे हंड्रेड्स लोग थे जो शायद अपने घरों पे मरे थे। द स्टेट ऑफ कैंसास ने ब्रिंकले का मेडिकल लाइसेंस हमेशा के लिए छीन लिया, और ठीक उसके बाद गवर्नमेंट ने उसका रेडियो लाइसेंस भी ले लिया। लेकिन ब्रिंकले ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने अपने बंद होते हुए रेडियो स्टेशन को कैंसास का गवर्नर बनने के लिए यूज करने का फैसला किया। उसने प्राइवेट प्लेन में सफर किया, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स करवाए और आम लोगों से बहुत ही नरमी से बात की। उसने ऐसे नामुमकिन चीजों का वादा किया, जैसे बारिश को कंट्रोल करने के लिए हर काउंटी में एक बहुत बड़ी लेक बनाना। वहां के पॉलिटिशियंस खौफजदा थे क्योंकि वो वाकई इलेक्शन जीत रहा था, तो उन्होंने एक अनफेयर रूल बना दिया। कोई भी वोटिंग बैलेट जिस पर ब्रिंकले की स्पेलिंग गलत होगी उसे सीधे कचरे में फेंक दिया जाएगा। जब इलेक्शन खत्म हुआ तो ब्रिंकले के लिए डाले गए 56,000 वोट्स बाहर निकाल दिए गए। सिर्फ इस एक अनफेयर ट्रिक की वजह से वो इलेक्शन हार गया। 1 मिलियन वॉट का झूठ, पूरी दुनिया में धोखा। इसके बाद ब्रिंकले ने अपने बैग्स पैक किए और डेल रियो टेक्सास चला गया। वहां उसने वो बहुत बड़ी पिंक हवेली बनाई जिसमें एक स्वास्तिका टाइल्ड स्विमिंग पूल था। जी हाँ, ब्रिंकले ने जर्मनी का विजिट किया था और उससे 1930s के फासिस्ट हेट ग्रुप्स बहुत पसंद थे। कुछ लोग अपना पावर हमेशा नफरत और डिवीजन को फैलाने के लिए यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुकम्मल सच तो ये है कि तमाम इंसान एक ही बनाने वाले की तरफ से बनाए गए हैं और एक ही ग्लोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। रेसिज्म या तासुब फैलाना एक अंधेरी बुराई है। एक अक्लमंद और समझदार सोसाइटी हर किसी की हिफाजत करती है और एकजुट होकर खड़ी रहती है। अपनी इसी टेक्सास की हवेली से ब्रिंकले ने बॉर्डर के उस पार मेक्सिको में एक नया रेडियो टावर बनाया जो यूएस लॉज से पूरी तरह बाहर था। ये कोई आम टावर नहीं था, ये 1 मिलियन वॉट का ट्रांसमीटर था, पूरे हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा पावरफुल। ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि आसपास रहने वाले लोगों के बेड्स के मेटल स्प्रिंग्स तक आवाज करते थे और गाड़ियों की हेडलाइट्स अपने आप ऑन हो जाती थी। मेक्सिको से उसने अपने झूठ पूरी दुनिया में फैलाए और अपना फेक पानी बेचकर और दूसरे स्कैमर्स को टाइम रेंट पर देकर मिलियंस बनाए। यूएस गवर्नमेंट ने उसे रोकने के लिए कई लॉज पास करने की कोशिश की, लेकिन ब्रिंकले हमेशा कोई ना कोई लूपहोल ढूंढ लेता था। कोई भी कानून उसे रोक ही नहीं सका। जाल और जवाल, ईगो और पतन। आखिरकार डॉक्टर फिशबीन को ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ एक ही चीज है जो ब्रिंकले को तबाह कर सकती थी, और वो थी खुद ब्रिंकले की बहुत बड़ी ईगो। फिशबीन ने एक सख्त और इंसल्टिंग आर्टिकल लिखा जिसमें ब्रिंकले को एक मुकम्मल फ्रॉड कहा गया और ब्रिंकले इस चारे में फंस गया। उसने एक टेक्सास कोर्ट में फिशबीन पर लिबेल यानी मानहानि का मुकदमा कर दिया, ये सोचकर कि वो अपने होम टाउन में तो आसानी से जीत ही जाएगा। लेकिन असल में ये एक जाल था। एक लिबरल ट्रायल में कोर्ट राइटर को एग्जामिन नहीं करती,
बल्कि ये उस लिखी हुई बात के सच को एग्जामिन करती है। तो अब ब्रिंकले की रेप्यूटेशन का ट्रायल शुरू हो गया। उसके लॉयर्स ने खुश पेशेंट्स को सामने लाने की कोशिश की, लेकिन जज ने बिल्कुल सही कहा कि पेशेंट्स कोई मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, सिर्फ असली साइंटिस्ट ही वहां गवाही दे सकते थे। एक एक करके असली डॉक्टर्स ने यह प्रूव कर दिया कि ब्रिंकले की गोद सर्जरी एक साइंटिफिक नॉनसेंस थी। और इस ट्रायल का सबसे क्रश करने वाला लम्हा तब आया जब एक लॉयर ने ब्रिंकले से उसकी मशहूर ब्लू मेडिसिन के बारे में एक बड़ा ही सिंपल सा केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछा, क्या आपने इसको वेट के हिसाब से मेजर किया या वॉल्यूम के हिसाब से? ये सवाल सुनते ही पूरा कोर्टरूम पूरी तरह से शांत हो गया। वो आदमी जिसने दुनिया का सबसे महान डॉक्टर होने का क्लेम किया था, उसने चुपचाप खिड़की से बाहर घूरा और दबी आवाज में कहा, मुझे सही तरीके से ये पता नहीं होगा, मैं ये जानने की कोशिश नहीं करता कि उस चीज के अंदर की सारी डिटेल्स क्या हैं। बस वो धोखा उसी वक्त टूट गया। जूरी ने फिशबिन को नॉट गिल्टी करार दिया। ब्रिंकले ऑफिशियली एक मुकम्मल फ्रॉड के रूप में पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। इस ट्रायल के सिर्फ 2 साल के अंदर ही ब्रिंकले ने अपने सारे पैसे मुकदमों और बैंक्रप्सी में खो दिए। 56 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई। वो बहुत बड़ा रेडियो टावर गिरा दिया गया। वो हवेली भी बेच दी गई। उस खूबसूरत घर के अंदर महंगे वुड पैनल्स के पीछे छुपे हुए सीक्रेट रास्ते और फर ड्रॉप्स मिले। ये ऐसी जगहें थीं जो ब्रिंकले ने अपनी चोरी की हुई दौलत छुपाने के लिए बनाई थीं, ताकि अगर कभी पुलिस आ जाए तो वो बच सके। उसने अपनी पूरी जिंदगी डर के एक पिंजरे में ही गुजारी। बड़े दुख की बात है कि ये दर्द बस वही खत्म नहीं हुआ। उसके प्यारे बेटे जॉनी बॉय ने बाद में अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली। कुछ लोग महसूस करते हैं कि अपनी जिंदगी खत्म करना बेहद उदासी या शर्म से भागने का एक रास्ता है, लेकिन खूबसूरत रियलिटी तो ये है कि इंसानी जिंदगी एक बहुत गहरा और मुकद्दस तोहफा है। रात कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो जाए, सब्र, हिम्मत और एक प्योर ईमानदार जिंदगी की तरफ मुड़ना ही शांति के सच्चे रास्ते हैं। सच्चाई की ढाल, बचाव के रास्ते। जब हम पीछे मुड़कर इस गोट ग्लैंड डॉक्टर की कहानी की तरफ देखते हैं तो हमें अपने आप से एक सवाल पूछना होगा, आखिर इंसान इन झूठ के सामने इतने कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि अंदर से जब हम थके हुए, बीमार या डरे हुए होते हैं तो हम बस ये चाहते हैं कि कोई हमें आकर बचा ले। जब कोई हमसे बहुत नरमी से बात करता है और हमारे सारे दर्द का एक आसान सा इलाज प्रॉमिस करता है तो हमारे दिल बेकरारी से उन पर यकीन करना चाहते हैं। लेकिन हिस्ट्री हमें सिखाती है कि ये सब चक्कर हमेशा रिपीट होता है। नए स्कैमर्स हमेशा नई टेक्नोलॉजीज के साथ हमारे सामने आते रहेंगे। इसीलिए सच्ची अक्लमंदी, एथिकल साइंस और रूहानी समझ इतनी ज्यादा जरूरी हैं। वही हमारी इकलौती ढाल हैं। हमें कभी भी सच का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, फिर चाहे एक झूठ सुनने में कितना ही सुकूनदायक क्यों ना लगे। झूठ भले ही बड़ी बड़ी हवेलियां बना ले और 1 मिलियन वॉट्स पर अपनी आवाज पूरी दुनिया में फैला दे, लेकिन आखिर में सच हमेशा ऊपर आता है और सच ही वो इकलौती चीज है जो हमेशा बाकी रहती है। तो चलिए, ये वक्त है आराम से सोने का, अपने दिलों को अक्लमंदी के लिए खुला रखने का और एक सुकून भरी शांत रात गुजारने का।